एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बायोमैकेनिक्स का समझने वाले हैं, विच इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फिर लोड डिफॉर्मेशन कर्व। अब अगर आपने बायोमैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो उसके इनिशियल चैप्टर्स में ही, फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर के अंदर ही आपको ये एक पूरा टॉपिक दिख जाएगा, दैट इज लोड डिफॉर्मेशन कर्व या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आज इसी टॉपिक को मैं बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप सबको समझाने वाली हूँ। यहाँ पे आपको कोई थ्योरी व्योरी वैसी वाली मैं नहीं देने वाली कि आपको नोट्स के थ्रू बता रही हूँ। सारी जो आपको मैं चीज़ें समझाने वाली हूँ, वो बताने वाली हूँ, वो वर्बली बताने वाली हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिर तक अच्छे से देखना, पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना। और जब आप ये वीडियो पूरा देख लो तो उसके बाद जितनी भी बातें आपको इस वीडियो से समझ आई हैं उनको बस जॉट डाउन कर लेना एक बार वीडियो देखने के तुरंत बाद। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपको इस वीडियो से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो आपको हमेशा के लिए रिटेन रहेगी। टॉपिक को पढ़ने से पहले, समझने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन होता क्या है। तो स्ट्रेस क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा हाथ है तो इसके इतने यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो होता है स्ट्रेस, यानी कि प्रेशर भी कह देते हैं हम नॉर्मल लेमैन टर्म्स में, कि अगर इतना एरिया है तो इस पर कितना प्रेशर लग रहा है। उसको जब हम क्वान्टिफाई करते हैं तो वो हो जाता है आपका स्ट्रेस। ठीक है, अब बारी आती है स्ट्रेन की, कि स्ट्रेन क्या होता है। तो देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम स्ट्रेस लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन या फिर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो वो जो चेंजेस होते हैं उनको जब हम क्वांटिफाई करते हैं तो वो हो जाता है हमारा स्ट्रेन। और स्ट्रेन का हमारा फॉर्मूला होता है L2 - L1 अपॉन L1। ठीक है, यानी कि जितना आपका चेंज हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे पास रबड़ बैंड है और मैं उस रबड़ बैंड को स्ट्रेच कर रही हूँ, राइट, उसको मैं खींच रही हूँ, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ अगर इतनी थी और अगर मैं उसे खींचूंगी तो उसकी लेंथ इतनी हो जाएगी। तो इन दोनों लेंथ के बीच का जो डिफरेंस है अपॉन द इनिशियल लेंथ, जो उसकी इतनी थी ना कि इतनी, तो ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेन का। तो ये तो बात कर ली हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन की, बट ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, अब वो समझते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर आपके टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? टो रीजन, इलास्टिक रीजन एंड प्लास्टिक रीजन। तो ये 3 रीजन होते हैं आपके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। और इसके ऊपर फिर आपके 3 पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? यील्ड पॉइंट या इलास्टिक पॉइंट, रीजन ऑफ नेकिंग एंड फेलियर। तो अगर स्टेप वाइज चला जाए, देखा जाए, तो सबसे पहले आपका आता है टो रीजन, फिर आपका आता है इलास्टिक रीजन, उसके बाद आता है यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट, उसके बाद आता है प्लास्टिक रीजन, फिर आता है रीजन ऑफ नेकिंग एंड लास्ट में आता है आपका फेलियर। अब इन सारे स्टेप्स को हम अच्छे से समझते हैं कि ये सारे स्टेप्स जो है ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले आता है आपका टो रीजन। अब टो रीजन ना बहुत स्टार्टिंग का रीजन होता है, और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेन भी कम है और स्ट्रेस भी कम लगता है। तो यूजुअली हम डेली में जितनी भी अपनी एक्टिविटीज करते हैं, एडीएल्स करते हैं, वो इसी रीजन में करी जाती है, यानी कि इतने ही स्ट्रेस और स्ट्रेन में आपका जो एडीएल होता है वो परफॉर्म किया जाता है। सो टो रीजन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि इसमें आपको लो फोर्स लगाने के बाद भी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। कि फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो मुझे कोई 100 किलो का पत्थर हिलाना है, तो उसमें अगर मैं सिर्फ 10 न्यूटन की फोर्स लगा रही हूँ ना, तो भी मुझे एक अच्छा उसके अंदर डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, राइट, ऐसा होता नहीं है। तो टो रीजन में क्या होता है कि हम बिल्कुल ज़रा सी फोर्स लगाते हैं और हमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और हमारी जितनी भी एडीएल्स हैं, जैसे कि जो भी हम काम करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, डूइंग एनीथिंग विच वी डू, ठीक है, तो वो सारी आपकी आती हैं टो रीजन के अंदर। तो टो रीजन के अंदर आपको ये 2 बातें रखनी है। उसके बाद आता है आपका इलास्टिक रीजन, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। अब इलास्टिक रीजन है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपने किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मेशन किया, डिफॉर्मेशन करने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाता है, तो दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट और दैट स्ट्रक्चर इज विद इन द इलास्टिक रीजन। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रबड़ बैंड का एग्जाम्पल देखें, तो अगर मैं रबड़ बैंड को ऐसे स्ट्रेच कर रही हूँ, मैं इतनी ही फोर्स लगा रही हूँ कि वो स्ट्रेच हो जाए, और जब मैं वो फोर्स रिमूव कर देती हूँ तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। दैट मीन्स द रबर केम बैक इनटू द इलास्टिक रीजन, इलास्टिक लिमिट के विद इन है ये, राइट। बट अगर मैं इतनी फोर्स लगा दूँ कि ये जो रबड़ है ये टूट जाए,
दैट मीन्स अभी रबर तो टूट गया, अब इसकी जो ओरिजिनल शेप थी जो कि इस तरीके की थी वो चेंज हो गई है, राइट। सो दैट मीन्स अब इसका जो इलास्टिक रीजन है वो प्लास्टिक रीजन में चला गया। बेसिकली क्या समझा हमने कि जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया, कुछ भी उस पर स्ट्रेस लगाया और अगर जो उसकी लेंथ थी वो वापस उसी ओरिजिनल लेंथ में आ गई, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट, वो इलास्टिक रीजन में वापस आ गया है, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे ये समझते हैं कि प्लास्टिक रीजन क्या होता है। सो प्लास्टिक रीजन क्या हुआ कि अगर मान लो मैंने इस रबर बैंड को इतना खींच दिया कि अब इसकी शेप ऐसी हो गई है, ये वापस से अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पा रहा जो इसकी पहले थी, दैट मीन्स अब इसके अंदर जो चेंज है वो परमानेंट चेंज हो गया है, तो इसलिए अभी प्लास्टिक रीजन में आ गया और जो इसकी इलास्टिसिटी थी जो इसको वापस लेके आ रही थी इसकी ओरिजिनल शेप में, वो इस ऑब्जेक्ट से या इस स्ट्रक्चर से अब हट गई है, तो दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट हैज कम इनटू द प्लास्टिक रीजन। सो आई होप कि आपको जो इलास्टिक रीजन है और प्लास्टिक रीजन है इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि प्लास्टिक रीजन के अंदर तो क्या हो रहा है कि मैं फोर्स लगा रही हूँ और जो वो चेंज है, जो चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स की वजह से, वो इतना हो रहा है कि उस ऑब्जेक्ट की शेप ही बदल देता है। वेयरएज जो इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक रीजन के अंदर क्या हो रहा है कि मैं फोर्स तो लगा रही हूँ बट वो फोर्स इतनी नहीं है कि उसकी जो चेंज है, जो शेप का चेंज है वो परमानेंट हो जाए, मतलब चेंज तो होगा शेप उसका बट वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा जैसे ही मैं उस फोर्स को वहां से हटा लूंगी, रिमूव कर लूंगी। सो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन द इलास्टिक रीजन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड द प्लास्टिक रीजन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था दैट इज यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट। सो इलास्टिक लिमिट देखो वही लिमिट है, वो मैक्सिमम लिमिट है जहाँ से जो आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है शेप का वो नहीं होता है। तो इलास्टिक लिमिट बेसिकली क्या हुआ कि अगर मैंने इससे ज़्यादा फोर्स लगाया, इससे ज़्यादा मैंने अगर स्ट्रेस लगाया तो जो डिफॉर्मेशन है अब वो परमानेंट हो जाएगा। टेम्पररी डिफॉर्मेशन इसके पहले था, इसके बाद नहीं होगा। मतलब कि इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन के बीच का जो बॉर्डर है दैट इज नोन एज यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट, ऐसे इसको याद रखना। प्लास्टिक रीजन में मैं आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से कि प्लास्टिक रीजन के अंदर क्या है कि कंप्लीट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा इसके अंदर। और जो हमारी ग्रेड 1 इंजरीज आपको देखने को मिलती हैं मसल्स में, लिगामेंट्स में, वो सारी आपको इस प्लास्टिक रीजन में ही देखने को मिलेंगी। सो जो प्लास्टिक रीजन है इसमें आपकी ग्रेड 1 इंजरीज यानी कि माइक्रो फेलियर की जितनी भी हमारी बॉडी में इंजरीज होती है वो आपको प्लास्टिक रीजन में ही देखने को मिलेंगी। फिर इस ग्राफ के अंदर या फिर इस कर्व के अंदर एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज आती है, जो नेक्स्ट आता है वो आता है रीजन ऑफ नेकिंग। अब रीजन ऑफ नेकिंग क्या कहता है कि भाई जो प्लास्टिक रीजन था ना उसकी वजह से मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिफॉर्मेशन आ गया, इसकी जो शेप थी अब वो चेंज हो गई है। अब क्योंकि इसकी जो शेप है वो चेंज हो गई है, ओरिजिनल शेप तो नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है अब जो टिश्यू है वो वीक होने लगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो किसी के लिगामेंट में इंजरी हो गई है, ठीक है, उसको ग्रेड 1 का वहाँ पे टीयर हुआ है, ठीक है, ग्रेड 1 का उसको इंजरी हुई है। तो ग्रेड 1 इंजरी की वजह से क्या हुआ, मतलब कि वो जो टिश्यू है, जो लिगामेंट है, वो प्लास्टिक रीजन में चला गया है। दैट मीन्स उसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। बट अगर अब इस परमानेंट डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होगा कि अब वो जो टिश्यू है, दैट इज जो लिगामेंट है जिसके अंदर इंजरी आई है, अब वो वीक होता जाएगा बिकॉज ऑफ दैट डिफॉर्मेशन, दैट चेंज इन द शेप ऑफ द लिगामेंट, उसकी वजह से वीकनेस आएगी। तो उस रीजन को जो इस ग्राफ पे शो होता है, जो ये दिखाता है, उसे हम कहते हैं रीजन ऑफ नेकिंग। दैट मीन्स जो प्लास्टिक रीजन में डिफॉर्मेशन की वजह से वीकनेस आएगी, दैट इज हाईलाइटेड एज रीजन ऑफ नेकिंग। एंड रीजन ऑफ नेकिंग क्या सिंबलाइज करता है, ग्रेड 2 इंजरी। के बाद इस कर्व का लास्ट पॉइंट आ जाता है दैट इज फेलियर। फेलियर मतलब क्या, परमानेंट डिफॉर्मेशन होने के बाद भी अगर फोर्स लगे जा रहा है सो दैट मीन्स अब या तो लिगामेंट पूरा टूट जाएगा, और अगर बोन की बात करें, अगर बोन पे ये चीज़ हो रही है सो दैट मीन्स फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी कंप्लीट फेलियर, सब कुछ टूट जाएगा। सो आई होप ये जो आपको पूरा इसका एक ग्राफ है ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं जो इसके ऊपर हाईलाइट होते हैं इस ग्राफ के ऊपर, इस कर्व के ऊपर, वो सारे आपको टो रीजन से लेके इलास्टिक से लेके प्लास्टिक, और प्लास्टिक के बाद जो अल्टीमेट फेलियर आता है वो आपको अच्छे से ये सारे स्टेप्स जो है, जो सारे पॉइंट्स हैं, ये समझ आ गए होंगे।
अब यहाँ पे देखो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमारे पास दो कर्व होते हैं, एक होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और एक होता है लोड डिफॉर्मेशन कर्व, और दोनों कर्व सेम ही होते हैं, दोनों में यही सारे जो पॉइंट्स हैं हम ये पढ़ते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, सो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो आपका लोड डिफॉर्मेशन कर्व होता है ना, वो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, वेयर एज जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो टिश्यू की मटेरियल प्रॉपर्टी के बारे में हमें बताते हैं। और जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करते हैं तो वहाँ पे हम यंग मॉडुलस निकालते हैं। सो यंग मॉडुलस को हम ई से डिनोट करते हैं और ये हमें स्टिफनेस के बारे में बताता है। होप आपको लोड डिफॉर्मेशन कर्व और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो पता चल गया होगा कि हम कौन सा कर्व क्या चीज़ देखने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वहाँ पे, वो आपको याद रखना है अबाउट द शेप ऑफ द कर्व। तो शेप ऑफ द कर्व से भी हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो कर्व है, जो ग्राफ है, उसका शेप अगर स्टीप है, सो दैट मीन्स जो यंग मॉडुलस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। यंग मॉडुलस हाई का मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल है उसके अंदर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है और कंप्लायंस या फिर इलास्टिसिटी बहुत कम है। Whereas अगर आपका जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल है, तो दैट मीन्स जो आपका यंग मॉडुलस है वो कम है। यंग मॉडुलस कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल की स्टिफनेस है वो कम है, दैट मीन्स जो उसकी इलास्टिसिटी है या कंप्लायंस है वो ज़्यादा है। सो ये मैंने पूरी कोशिश करी है आपको एक पूरा ओवरव्यू देने की और बहुत सिंपल लैंग्वेज आपको समझाने की कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फिर लोड डिफॉर्मेशन कर्व क्या होता है। सो इसके बारे में थ्योरी आपको बुक्स, वीडियोस, हर जगह चीज़ मिल जाएगी। सो मैंने सोचा कुछ सिंप्लीफाई करके आपको ये चीज़ समझाऊँ। सो अगर आपको ये कंसेप्ट अभी समझ आया है तो अभी के अभी एक पेपर लेके उस पर जॉट डाउन कर लो ये सारे पॉइंट जो भी आपको समझ आया है ये वीडियो देखने के बाद, और फिर बस जस्ट उस पेपर को उठाना और रिवाइज करते रहना और पेपर में भी एज इट इज़ ये जाके चीज़ लिखाना। आई होप कि इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, प्लस आपकी जो कंसेप्ट है उसके अंदर भी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि बायोमैकेनिक्स में देखो रट्टा मारने से काम नहीं चलता है, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझने होंगे और ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको समझ आने चाहिए और आपके आगे अगर आप बायोमैकेनिक्स पढ़ोगे तो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स ही सही नहीं होंगे तो आप आगे बायोमैकेनिक्स कैसे पढ़ पाओगे, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको इससे कुछ सीखने को ही मिला होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना।